तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी क्विज 2025 सेट नंबर 1 है हमारा ये इकोनॉमिक्स एंड रिलेटेड इशू, यानी कि अर्थव्यवस्था और संबंधित मुद्दों से जो सवाल बन सकते हैं और जो कुछ मुद्दे करंट में हैं और जो कुछ बेसिक लेवल के सवाल हैं जो यूपीएससी पूछता रहा है उसी हिसाब से देखेंगे। जो ये पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से वाशिंगटन सहमति के अंतर्गत नीतिगत सुधार था या थे। पहला है कि राज्य उद्यमों का निजीकरण, दूसरा है आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उदारीकरण, तीसरा है प्रतिस्पर्धी विनिमय दरें, चौथा है राजकोषीय अनुशासन। बता रहे हैं कि उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं। केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी चार। आपको बताना है वाशिंगटन सहमति के अंतर्गत जो नीतिगत सुधार हुए थे वो कौन से थे। तो यहां पे जो ये चारों कथन है असल में चारों सत्य हैं कि राज्य उद्यमों का निजीकरण, आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उदारीकरण, प्रतिस्पर्धी विनिमय दरें और राजकोषीय अनुशासन, ये सभी वाशिंगटन सहमति के अंतर्गत नीतिगत सुधार थे। तो सही विकल्प डी हो जाएगा कि उपरोक्त में से सभी चारों कथन सत्य हैं। तो असल में जो वाशिंगटन सहमति ये जो शब्द है असल में इसे अमेरिकी अर्थशास्त्री जॉन विलियमसन के द्वारा सन 1989 में यानी कि 1989 में गढ़ा गया था, जिसके तहत इन्होंने नीति सुधारों का एक सेट सुझाया था जिसके बारे में वाशिंगटन के अधिकांश अधिकारियों का मानना था। वाशिंगटन असल में ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा है क्योंकि दोनों के जो मुख्यालय हैं ये वाशिंगटन में है। इसकी वजह से तो इनका मानना था कि उस समय के संकटग्रस्त लैटिन अमेरिकी देशों के लिए अच्छा होगा और इस नीति सुधारों में 10 प्रस्ताव शामिल थे। पहला था राजकोषीय नीति अनुशासन, सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष बड़े राजकोषीय घाटे से बचाना। दूसरा था सब्सिडी, यानी कि विशेष रूप से जो अंधाधुंध सब्सिडी प्रदान किया जा रहा था से सार्वजनिक व्यय को प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे में निवेश जैसी प्रमुख विकास समर्थक गरीब समर्थक सेवाओं के व्यापक आधारित प्रावधान की ओर पुनर्निर्देशित करना। तीसरा इसमें जो प्रस्ताव था वो था कर सुधार, कर आधार को व्यापक बनाना और मध्यम सीमांत कर दरों को अपनाना। चौथा इसमें था कि ब्याज दरें जो बाजार द्वारा निर्धारित होती हैं और वास्तविक रूप से सकारात्मक परंतु मध्यम होती हैं उस पर काम करना। इसके बाद था प्रतिस्पर्धी विनिमय दरें। अब प्रतिस्पर्धी विनिमय दरें में व्यापार का उदारीकरण किया जाए जिसमें आयात का उदारीकरण, मात्रात्मक प्रतिबंध मतलब जो लाइसेंसिंग आदि था उसके उन्मूलन पर विशेष जोर देते हुए कम और अपेक्षाकृत समान टैरिफ प्रदान की जाने वाली कोई भी व्यापार सुरक्षा अपनाने का कहा गया। साथ ही साथ जो आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसका उदारीकरण किया जाए और राज्य उद्यमों का निजीकरण किया जाए और जो विनियमन है यानी कि उन विनियमनों को समाप्त करना जो बाजार में प्रवेश में बाधा डालते हैं या प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करते हैं, सिवाय उन विनियमों के जो सुरक्षा, पर्यावरण और उपभोक्ता संरक्षण के आधार पर उचित हैं एवं वित्तीय संस्थानों की विवेकपूर्ण निगरानी करना। इसके अलावा संपत्ति अधिकारों के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करना। तो इस प्रकार से कुल 10 नीति सुझाए गए थे वाशिंगटन सहमति के अनुसार। तो ये जो चारों हैं ये सत्य हैं, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा सभी चार। अब देखेंगे अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक रूप से भुगतान संतुलन या बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटे को इंगित करता है। पहला है कम विदेशी मुद्रा भंडार, दूसरा है बाह्य दीर्घकालिक ऋण के प्रति उच्च जोखिम, तीसरा है उच्च चालू खाता घाटा। अब बताना है कि इनमें से कितने सही हैं। अब भुगतान संतुलन की अगर हम बात करें तो असल में जो भुगतान संतुलन होता है ये किसी भी देश के शेष विश्व के साथ लेन देन को दर्शाता है। यहाँ पे
जो बताना है अपने को कि भुगतान संतुलन या बीओपी में घाटे को इंगित इनमें से कौन सा करता है। तो इनमें से कोई भी नहीं करता, क्योंकि चालू खाते में व्यापार संतुलन शामिल होता है तथा इसमें सेवाओं के व्यापार का संतुलन भी शामिल होता है। और जब लोग मतलब भुगतान संतुलन घाटे का उल्लेख करते हैं तो इसका मतलब हमेशा जो चालू खाता होता है उससे होता है। ठीक है, और मतलब वास्तव में ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भुगतान संतुलन में पूंजी खाता भी शामिल होता है जिसमें एफडीआई, एफआईआई, बाहरी दीर्घकालिक ऋण वगैरह भी शामिल होते हैं। तो चालू खाता अधिशेष के साथ ऋण के लिए उच्च जोखिम को बनाए रखा जा सकता है। और बात करें हम भुगतान संतुलन या भुगतान संतुलन संकट की, यानी कि बीओपी में घाटे की, तो बीओपी में घाटा तब होता है जब चालू खाता घाटा को बनाया रखा नहीं जा सकता। यानी कि आपके पास जो चालू खाता है इसके घाटे को बनाए रखे जाने की कोई संभावना नहीं है, तब यह जाकर भुगतान संतुलन उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये होता है कि विदेशी मुद्रा में भारी गिरावट आएगी और देश जो है ये चालू खाता घाटे को वित्त पोषित करने के लिए पर्याप्त पूंजी प्रवाह को आकर्षित नहीं कर पाएगा। अब इसी संदर्भ में हमारे देश में सन 1991 में भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा था। तो यद्यपि जो विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग भुगतान संतुलन संबंधी संकट की स्थितियों से निपटने के लिए किया जा सकता है, लेकिन वे भुगतान संतुलन का हिस्सा नहीं होते हैं। इसके लिए यहाँ पे जो तीनों विकल्प हैं, कम विदेशी मुद्रा भंडार, बाह्य दीर्घकालिक ऋण के प्रति उच्च जोखिम और उच्च चालू घाटा, जो है ये बीओपी में घाटे को इंगित नहीं करते हैं। इसलिए सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। ठीक, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 है कि विनिमय दर एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के संदर्भ में कीमत है। विनिमय दर इस पर निर्भर करती है, यानी कि एक्सचेंज रेट के बारे में, कि एक्सचेंज रेट जो है एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के संदर्भ में कीमत है और विनिमय दर किस पर निर्भर करती है। 5 कथन है। पहला है आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा भंडार, दूसरा है देश और अमेरिका जैसे वैश्विक प्रमुख देशों में ब्याज दरें, दूसरा राजनीतिक स्थिरता, चौथा अंतर्राष्ट्रीय वस्तु कीमतें, और पांचवा है कि मुद्रा की परिवर्तनीयता की सीमा। सही उत्तर कोड का चयन करना है। विकल्प ए है 2, 3, 4, विकल्प बी है 1, 3, 4, 5, विकल्प सी है 1, 4 और 5, विकल्प डी है 1, 2, 3, 4 और 5। बताना है इनमें से विनिमय दर किस पर निर्भर करते हैं। अब देखिए, विनिमय दर जो है बहुत सारे कारकों पर निर्भर करते हैं। इसमें एक तो हो जाता है मुद्रास्फीति, दूसरा है कि अमेरिका जैसे प्रमुख वैश्विक देशों में जो प्रचलित ब्याज दरें हैं वो, साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं की कीमतें होती हैं वो, और राजनीतिक स्थिरता उस देश में कितनी है इस पर डिपेंड करता है, और आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा का भंडार कितना है इस पर डिपेंड करता है, अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या है इस पर निर्भर करता है, साथ ही साथ उस देश में भविष्य की संभावनाएं कितनी हैं। इसके अलावा विदेशी व्यापार प्रोफाइल जिसमें आयात निर्भरता शामिल है यह भी इस पर निर्भर करता है, और यूएसए की नीति क्या है, जो मौद्रिक नीति है वो क्या है। इसके अलावा जो बाह्य ऋण स्तर है, विशेष रूप से अल्पकालिक वाणिज्यिक ऋण मतलब उस देश के द्वारा कितना लिया गया है ये डिपेंड करता है, और जो मुद्रा की परिवर्तनीयता की सीमा, यानी कि मुद्रा जो है किस हद तक परिवर्तन हो सकता है, मतलब उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, ये डिपेंड करता है, और राजकोषीय और चालू खाता घाटा उस देश में कितना है ये डिपेंड करता है। तो कुल लगभग 11-12 कारक हैं
जिस पर विनिमय दर निर्भर करता है। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि जो पांचों है ना, ये पांचों मुद्रा के विनिमय दर जो है इस पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5 यानी ये सभी। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 है कि भुगतान संतुलन में चालू खाता और पूंजी खाता दोनों शामिल हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि चालू खाते में किसी देश का वस्तुओं और सेवाओं में शुद्ध व्यापार, सीमा पार निवेश पर शुद्ध आय तथा शुद्ध हस्तांतरण भुगतान शामिल होते हैं। दूसरा कथन है कि पूंजी खाते को राष्ट्रीय उत्पादन की गणना में शामिल किया जाता है, जबकि चालू खाते को शामिल नहीं किया जाता है। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से गलत हैं, मतलब विच आंसर इज रॉन्ग, ऐसा कुछ। तो पहला है केवल एक, दूसरा है केवल बी, और विकल्प सी है 1 और 2 दोनों, और विकल्प डी है कि न तो 1 और न ही 2। अब देखिए, भुगतान संतुलन जो लेन देन है इसको 2 खातों में विभाजित करता है, चालू खाता और पूंजी खाता। अब चालू खाते में क्या है, माल, सेवाओं, निवेश, आय, और चालू हस्तांतरण में लेन देन शामिल है। और जो पूंजी खाता है तो इसमें वित्तीय साधनों और केंद्रीय बैंक के भंडार में लेन देन शामिल किए जाते हैं। ठीक है, और पहला कथन है कि चालू खाते में किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं में शुद्ध व्यापार, सीमा पार निवेश पर शुद्ध है तथा शुद्ध हस्तांतरण भुगतान वगैरह शामिल होते हैं। तो पहला कथन तो सत्य है, क्योंकि जो चालू खाता है इसमें राष्ट्रीय उत्पादन की गणना में शामिल किया जाता है। और दूसरा कथन है कि पूंजी खाते को राष्ट्रीय उत्पादन की गणना में शामिल किया जाता है, जबकि चालू खाते को शामिल नहीं किया जाता। तो ऐसा नहीं है, जो ये पूंजी खाता है इसे राष्ट्रीय उत्पादन की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि चालू खाते को शामिल किया जाता है। इसलिए जो कथन दूसरा है, यानी कि सिर्फ कथन 2 गलत है, यानी कि विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि केवल 2 कथन असत्य है। ठीक, और आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रक्रिया पेटेंट यानी कि प्रोसेस पेटेंट यह सुनिश्चित करता है कि अंतिम उत्पाद के अधिकार सुरक्षित हैं तथा पेटेंट धारक के अलावा किसी अन्य को उसका निर्माण करने से रोका जाता है। दूसरा है, वर्तमान में भारत में फार्मा, रसायन और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्पाद पेटेंट व्यवस्था है। तीसरा कथन है कि 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO की सदस्यता प्राप्त करने के बाद भारत बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि के अधिकार संबंधी पहलू यानी कि ट्रिप्स समझौते का एक पक्ष बन गया। बताना है कि इनमें से कितने गलत हैं, केवल 1, केवल 2, तीनों या फिर कोई नहीं। तो प्रक्रिया पेटेंट की अगर हम बात करें तो प्रक्रिया पेटेंट ये होता है कि पेटेंट धारक के अलावा किसी भी व्यक्ति को विनिर्माण प्रक्रिया में कुछ प्रक्रियाओं को संशोधित करके पेटेंट उत्पाद का निर्माण करने में उसे सक्षम बना दिया जाए। इसमें रोका नहीं जाता बल्कि बनाने दिया जाता है, इसलिए पहला कथन जो है ये तो गलत है। दूसरा कथन कि वर्तमान में भारत में फार्मा, रसायन और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्पाद पेटेंट व्यवस्था है। तो यह सत्य है, क्योंकि जो उत्पाद पेटेंट की अगर हम बात करें तो उत्पाद पेटेंट क्या है, यह सुनिश्चित करता है कि अंतिम उत्पाद के अधिकार सुरक्षित रहें तथा जो पेटेंट धारक हैं उसके अलावा किसी अन्य को निर्दिष्ट अवधि के दौरान इसका निर्माण करने से रोका जा सकता है, भले ही किसी भी दूसरी प्रक्रिया का उपयोग ही क्यों न करे। ठीक है, तो पहला कथन तो है गलत है, दूसरा जो है सत्य है, तीसरा कथन भी सत्य है कि भारत जो है 1995 में विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता प्राप्त करने के बाद ट्रिप्स का एक सदस्य बन गया। ठीक है,
और हालांकि ये जो नंबर अपना तीसरा है, ये सत्य है कि जब 1995 में WTO बना तो भारत ट्रिप्स के माध्यम से, मतलब ट्रिप्स का एक पक्षकार बन गया। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे जो है वो सत्य है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि केवल एक कथन, यानी कि पहला कथन गलत है। अब ये दो उत्पाद पेटेंट और प्रक्रिया पेटेंट की अगर हम बात करें तो भारत में क्या था, उससे पहले पेटेंट की अगर हम बात करें तो पेटेंट क्या है, एक शक्तिशाली बौद्धिक संपदा अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है और यह सरकार के द्वारा जो उसके आविष्कारक होते हैं किसी भी चीज़ को, उनको सीमित या एक निश्चित समय के लिए दिया गया एक विशेष अधिकार होता है। और पेटेंट जो है या तो उत्पाद पेटेंट हो या प्रक्रिया पेटेंट हो। तो भारत के संदर्भ में प्रारंभ में प्रक्रिया पेटेंट नहीं था, मतलब सन 1970 यानी कि 20वीं सदी के 7वें दशक से, यानी कि 1970 के दशक में उत्पाद पेटेंटिंग से भारत जो है प्रक्रिया पेटेंटिंग की ओर बढ़ा, जिसमें भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का एक महत्वपूर्ण उत्पादक बन गया। लेकिन ट्रिप्स समझौते से उत्पन्न दायित्वों के कारण जब ट्रिप्स में समझौता हुआ तो भारत को 2005 में पेटेंट अधिनियम में संशोधन करना पड़ा और फार्मा, रसायन और बायोटेक क्षेत्र में उत्पाद पेटेंट व्यवस्था में बदलाव करना पड़ा, है ना। तो इसलिए ट्रिप्स से भी संबंधित सवाल इसमें पूछा है। और चूंकि भारत आज भी जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा उत्पाद करता है ना, इसलिए सवाल है ये। तो यहाँ पे सही जो विकल्प है अपना कि इसमें से गलत कितने हैं, तो सिर्फ एक कथन, यानी कि पहला कथन गलत है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, केवल एक। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की विस्तारित ऋण सुविधा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ECF यानी कि एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि विस्तारित ऋण सुविधा अल्पकालिक भुगतान संतुलन की समस्या वाले देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तीसरा कथन है कि ECF की स्थापना गरीबी न्यूनीकरण एवं वृद्धि ट्रस्ट PRGT यानी कि पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट के तहत की गई थी, ताकि IMF की वित्तीय सहायता को अधिक लचीला बनाया जा सके तथा उसे निम्न आय वाले देशों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके। अब बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से गलत हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर डी की न तो एक और न ही दो। अब आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी जो सुविधा है उसके बारे में बताना है कि जो विस्तारित ऋण सुविधा है ये अल्पकालिक भुगतान संतुलन की समस्या वाले देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो यहाँ पे जो पहला कथन है ये फिलहाल असत्य है कि जो विस्तारित ऋण सुविधा है यानी कि जो एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी है, असल में ये जो ऐसे देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिन्हें भुगतान संतुलन की समस्या जो है लंबे समय से है। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो ये ECF है यानी कि विस्तारित ऋण सुविधा है, इसे गरीबी न्यूनीकरण और वृद्धि ट्रस्ट के तहत एक व्यापक सुधार के हिस्से के रूप में बनाया गया था, ताकि जो फंड है उसके वित्तीय समर्थन को अधिक लचीला बनाया जा सके और संकट के समय जो कम आय वाले देश हैं उनकी विविध आवश्यकताओं के अनुरूप इसे बेहतर बनाया जा सके। तो जो ECF है, जो निम्न आय वाले देश हैं उनको मध्यम अवधि की सहायता प्रदान करने के लिए फंड का एक प्रमुख जरिया है। तो दूसरा कथन जो है ये सत्य है और पहला गलत है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि केवल एक कथन जो है वो सत्य है।
अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 7 है कि संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम यानी कि SAP या जिसे SAPS भी कहा जाता है, यानी कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, जिसका उद्देश्य देश की आर्थिक संरचना को समायोजित करना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना है, किससे संबंधित है? व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या UNCTAD, अंकटाड या विश्व व्यापार संगठन WTO या विश्व आर्थिक मंच WEF या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF। तो ये जो SAP है यानी कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है, असल में यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित एक कार्यक्रम है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि जो SAP है यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। तो असल में जो संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम या स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के द्वारा आर्थिक संकट का सामना करने वाले देशों को दिए जाने वाले ऋण में शामिल है। तो इसका उद्देश्य है देश की आर्थिक संरचना को समायोजित करना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना और इसके भुगतान संतुलन को बहाल करना है। और ये जो संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम है, इसको अल्पावधि और मध्यम अवधि में जो कम समय के लिए और लगभग मध्यम अवधि के लिए जो उधार लेने वाले देश हैं, उनके राजकोषीय असंतुलन को कम करने या अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक विकास के लिए समायोजित करने के लिए घोषित लक्ष्य के साथ बनाया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 का सही विकल्प डी हो जाएगा, है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम। अब ये जो संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम या SAPS जो है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम की बात करें कि काम कैसे करता है, तो होता क्या है कि IMF या वर्ल्ड बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए जो देश हैं, इनको आर्थिक नीतियों को लागू करने के लिए सहमत होना पड़ता है। और इन नीतियों में होता क्या है कि प्रायः जो सरकारी खर्च हैं उसमें कटौती किए जाते हैं। लाइक हमारे देश में भी जो आप देख रहे होंगे कि जो बहुत सारे विभागों में जो पेंशन बंद कर दिए गए हैं कि सन 2005 के बाद जो जॉब पे जाएंगे उनको पेंशन नहीं मिलेगा कुछ विभागों में, तो इसी का एक मतलब इसके वजह से किया जा रहा है। इसके अलावा जो मुक्त व्यापार है, फ्री ट्रेड, इसको ओपन करना, साथ ही साथ जितने इंडस्ट्री हैं, जो उद्योग हैं, उनका निजीकरण करना, और ये सभी इसमें शामिल हैं। और ये जो SAP है यानी कि संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम, यह इस विचार पर आधारित होता है कि ये जो नीतियां हैं ये देश को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएंगी और जो आर्थिक विकास है उसे प्रोत्साहित करेंगी, इसके लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि ये संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि RBI की मौद्रिक नीति का रुख हमें बताता है कि मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी काउंसिल मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है या विकास को बढ़ावा देने का। दूसरा कथन कि किसी अर्थव्यवस्था के लिए गोल्डीलॉक्स परिदृश्य उस बिंदु को संदर्भित करता है जहां अर्थव्यवस्था बहुत खराब स्थिति में होती है और विश्व बैंक या IMF के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। अब बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। पहला कथन है कि RBI की मौद्रिक नीति का जो रुख यानी कि RBI जो मौद्रिक नीति अपनाती है उससे यह स्पष्ट होता है कि वो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है या विकास को बढ़ावा देने का। तो देखिए नीतिगत रुख से क्या है पता चल जाता है कि जो MPC ये है ये अपने काम से क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और इनके नीतिगत रुख से हमें पता चल जाता है कि जो ये MPC है ये मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है या
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हुए विकास को बढ़ावा दे रही है या फिर तटस्थ बनी हुई है। तो यहाँ पे पहला कथन जो है ये सत्य है। अब दूसरे कथन की बात करें तो असल में जो गोल्डीलॉक्स परिदृश्य है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ऐसे बिंदु को संदर्भित करता है जहां पर वह एकदम सही ढंग से चल रहा हो, न तो बहुत अधिक गर्म हो यानी कि न तो बहुत अधिक उच्च मुद्रास्फीति को दर्शा रहा हो और न ही बहुत कम मुद्रास्फीति को दर्शा रहा हो। ठीक है, तो इसलिए दूसरा कथन जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था बहुत खराब स्थिति में होती है ऐसा नहीं है। तो गोल्डीलॉक्स जो परिदृश्य है ऐसी स्थिति को बताता है जहां पर एकदम सही ढंग से चल रही हो। ठीक है, तो दूसरा कथन गलत है और पहला सही है। तो यहाँ बताना है कि सही कौन सा है, तो सही नंबर 1 है, यानी कि केवल एक सही हो जाएगा, ए विकल्प, है ना। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 9 है कि मध्य आय जाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि मध्यम आय जाल एक ऐसी स्थिति है जिसमें मध्यम आय वाला देश उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने के लिए संघर्ष करता है, जिसका मुख्य कारण लागत में कमी और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि है। दूसरा कथन है कि 1990 के बाद से 100 से अधिक मध्यम आय वाले देश यानी कि मिडिल इनकम कंट्री उच्च आय की स्थिति में आ गए हैं। तीसरा कथन है कि बढ़ती आय असमानता देशों के मध्य आय जाल में फंसने के कारकों में से एक है। बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला कथन देखेंगे हम कि मध्यम आय जाल, तो असल में विश्व बैंक के द्वारा मध्यम आय जाल को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है कि जिसमें मध्यम आय वाला देश बढ़ती लागत और घटती प्रतिस्पर्धा के कारण, लागत बढ़ रही है और प्रतिस्पर्धा घट रही है, इसके कारण उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने के लिए संघर्ष करता है। मतलब यहाँ पे क्या है, लागत बढ़ रही है और प्रतिस्पर्धा घट रही है, ये समस्या होता है। तो पहला कथन जो है ये गलत हो जाएगा। और ये ऐसी भी चिंता, मतलब ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारत इस जाल में फंस सकता है और विकसित अर्थव्यवस्था बनने की राह पर संभावित रूप से 5,000-6,000 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय पर ही अटक सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। मध्यम आय जाल जो होता है उसकी संदर्भ में ये। तो यहाँ पे होता क्या है कि मध्यम आय जाल में जो लागत है वो चीज़ों की बढ़ जाती है और जो प्रतिस्पर्धा है वो घट जाती है। ठीक है, और दूसरा कथन है कि 1990 के बाद से 100 से अधिक मध्यम आय वाले देश उच्च आय की स्थिति में आ गए हैं। तो एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार जो धनी देश हैं प्रायः प्रति व्यक्ति आय जो है $8,000 के आसपास होती है, जिससे विकास दर में मंदी आ जाती है। और दूसरा है कि 1990 के बाद से केवल 34 मध्यम आय वाले देश ही उच्च आय की स्थिति में परिवर्तित हुए हैं या आय पहुंच गए हैं, इसलिए दूसरा कथन भी जो है ये गलत हो जाएगा। और 2023 के अंत तक 108 MIC यानी कि मध्यम आय वाले देश जो हैं ये वैश्विक जनसंख्या के 75% की मेज़बानी करेंगे और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक उत्पन्न करेंगे। तो ये जो तीसरा कथन है कि बढ़ती आय असमानता, जब आय असमानता बढ़ जाएगी तो देशों के मध्य जो है आय जाल में फंसने के कारकों में से एक कारक माना जाता है। तो तीसरा कथन यहाँ पे सही है। तो सही विकल्प यहाँ पे सिर्फ होगा ए, केवल 3। अब होता क्या है कि कोई भी देश मध्य आय के जाल में क्यों फंस जाता है, तो पहला रीज़न ये है कि विकासशील देशों के संघर्ष। असल में जो मध्यम आय वाले देश होते हैं अक्सर कम वेतन वाले उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा और नवाचार की कमी के कारण पिछड़ जाते हैं, जिससे विकास जो है रुक जाता है। दूसरा होता है संरचनात्मक बदलाव।
तो परिवर्तनशील क्षेत्रों या विकास चालकों के कारण प्रति व्यक्ति आय में जो है ठहराव का खतरा बना होता है, विशेष रूप से यदि नवप्रवर्तन क्षमताओं का अभाव हो। साथ ही साथ बढ़ती आय असमानता, उच्च आय असमानता जो बड़े धनांतरण का उदाहरण है, उपभोक्ता खर्च और आर्थिक प्रगति को प्रबंधित करता है। तो यहाँ पे जो सबसे प्रमुख कारण है मध्यम आय जाल में पहुँचने की, वो बढ़ती लागत और घटती प्रतिस्पर्धा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आगे देखेंगे हम 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना विश्व बैंक द्वारा की गई थी। दूसरा कथन कि विश्व आर्थिक मंच विभिन्न हितधारकों के लिए वैश्विक और क्षेत्रीय सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने का एक मंच है। तीसरा कथन है कि इसका वित्त पोषण मुख्यतः इसके साझेदार निगमों के द्वारा किया जाता है। चौथा कथन है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट और वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4। तो देखिए, विश्व आर्थिक मंच की अगर हम बात करें, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम बात करें, तो इसकी स्थापना वर्ल्ड बैंक के द्वारा नहीं की गई थी। तो पहला कथन जो है ये गलत हो जाएगा। बल्कि जर्मन के प्रोफेसर जिनका नाम क्लास स्वाब था, इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF की स्थापना की। तो पहला कथन जो है गलत है। और दूसरा कथन की है कि विश्व आर्थिक मंच विभिन्न हितधारकों के लिए वैश्विक एवं क्षेत्रीय सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने का एक मंच है, तो यह सत्य है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कैसे। तो दूसरा कथन जो है सत्य है। तीसरा कथन है कि इसका वित्त पोषण मुख्यतः इसके साझेदार निगमों के द्वारा किया जाता है, यह कथन भी सत्य है। तो असल में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसको बड़े पैमाने पर जो इसके भागीदार निगम हैं उनके द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। और ये आमतौर पर वैश्विक उद्यम होते हैं जिनका वार्षिक कारोबार $5 बिलियन से अधिक होता है, वो इसमें इसका वित्त पोषण करते हैं। और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट और वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। तो यह कथन भी सत्य है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट यानी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, जो कि एक वार्षिक प्रकाशन है विश्व आर्थिक मंच का, और वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट या ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है, यह भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही प्रकाशित की जाती है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सत्य है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि केवल 3 कथन सही हैं। अब ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जिसके द्वारा इन रिपोर्ट को जारी की जाती है, तो ये वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट है, असल में यह 12 स्तंभों पर किसी देश के प्रदर्शन का आकलन करता है। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें ये लैंगिक समानता की बात करता है और महिलाओं को कितने अधिकार मिले हुए हैं उसके आधार पर, यानी प्रमुख 4 आयाम के माध्यम से लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति के आधार पर यह देशों को मानकीकृत करने का काम करता है। जिसमें पहला है आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, महिलाओं को कितना मिलता है। दूसरा, उनको शिक्षा का कितना अवसर मिलता है। तीसरा, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता का उनको अवसर कितना मिलता है। चौथा जो मानक है वो है राजनीतिक सशक्तिकरण में महिलाओं को कितना अवसर मिलता है। इसके आधार पर ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट WEF प्रकाशित करता है। और अभी क्या हुआ
कि जून 2024 में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वर्ष 2024 के लिए अपनी वार्षिक वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट का 18वां संस्करण जारी किया गया, जिसमें दुनिया भर की जो 146 अर्थव्यवस्थाएं हैं वहाँ लैंगिक समानता का व्यापक मानकीकरण इनके द्वारा किया गया है। अब शीर्ष रैंकिंग वाले अगर हम देश देख लें तो आइसलैंड जो है लगातार 15वें वर्ष विश्व का सबसे अधिक समानता वाला देश है। इसके बाद जो 4 अन्य देश हैं उसमें शामिल है फिनलैंड सेकेंड नंबर पर, थर्ड पे नॉर्वे, चौथे पे न्यूजीलैंड और 5वें पे स्वीडन है। और सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जो वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट है या ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, इसे 2006 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 11 है हम। तो प्रश्न नंबर 11 है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि IMF की स्थापना का उद्देश्य पहला कथन है कि IMF की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समन्वय स्थापित किया जा सके ताकि अपने स्वयं के निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास में देशों द्वारा मुद्रा के अवमूल्यन को रोका जा सके। पहला कथन। दूसरा कथन है कि इसने गंभीर आर्थिक संकटों का सामना कर रहे देशों के लिए अंतिम उपाय वाला ऋणदाता माना जाता है। तीसरा कथन है कि कोटा, जो इसमें कोटा सिस्टम होता है, यह IMF के वित्त पोषण का मुख्य स्रोत है, जिसमें IMF के प्रत्येक सदस्य को एक कोटा आवंटित किया जाता है जो मोटे तौर पर विश्व अर्थव्यवस्था में उसकी सापेक्ष स्थिति पर आधारित होता है। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा। पहला कथन कि IMF की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समन्वय स्थापित किया जा सके ताकि अपने स्वयं के निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास में देशों द्वारा मुद्रा के अवमूल्यन को रोका जा सके। यह कथन सत्य है। अब IMF की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1945 यानी कि 1945 में की गई थी, ताकि मतलब इसका उद्देश्य ये था कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समन्वय स्थापित किया जा सके ताकि अपने निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे देशों के द्वारा मुद्रा अवमूल्यन को रोका जा सके। बाद में ऐसा भी हुआ कि यह गंभीर आर्थिक संकटों का सामना कर रहे देशों के लिए अंतिम उपाय के रूप में एक ऋणदाता बन गया। तो दूसरा कथन भी सत्य है और आज भी ऋण देने का काम करता है ये। और तीसरा है कि जो ये कोटा है यह IMF के वित्त पोषण का मुख्य स्रोत है। तो यह सत्य है क्योंकि जो IMF के फंड हैं ये 3 स्रोतों से आते हैं। पहला, जो इनके सदस्य हैं उनके द्वारा दिए जाने वाले कोटा। दूसरा, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय उधार समझौते। तो कोटा में क्या होता है कि जो IMF के प्रत्येक सदस्य हैं उनको विश्व अर्थव्यवस्था में जो उनकी स्थिति होती है उसके आधार पर एक कोटा सौंपा जाता है, उसमें उनको इतना पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सत्य हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे C हो जाएगा 11वें का। अब प्रश्न नंबर 12 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 12 है कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड या FSB यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी करता है एवं उसके बारे में सिफारिशें करता है। दूसरा कथन है कि इसकी स्थापना G20 के लंदन शिखर सम्मेलन के बाद वित्तीय स्थिरता फोरम यानी कि FSF यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। तीसरा है कि विश्व बैंक द्वारा संचालित और वित्त पोषित यह बोर्ड बेसल स्विट्जरलैंड में स्थित है। बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, केवल एक और दो, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो ये जो वित्तीय स्थिरता बोर्ड है
जिसे कि 2009 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय बेसल स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसके अलावा यह एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी करता है और उनके बारे में सिफारिशें करता है। इसकी स्थापना जो है, मतलब G20 का जब लंदन शिखर सम्मेलन जो कि 2009 में हुआ था, तो उसके बाद जो वित्तीय स्थिरता फोरम है उसके उत्तराधिकारी के रूप में किया गया था। तो पहला और दूसरा कथन जो है यह सत्य है। और इसका जो आयोजन और यानी कि इसका जो संचालन और वित्त पोषण है, असल में यह बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा किया जाता है। तो तीसरा कथन जो है गलत हो जाएगा। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। 1 और 2 कथन सही हैं, क्योंकि जो वित्तीय स्थिरता बोर्ड है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, इसका जो वित्त पोषण है ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 13 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 13 है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एवं वित्तीय समिति यानी कि IMFC यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि IMFC जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली के पर्यवेक्षण और प्रबंधन पर IMF बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सलाह देता है और रिपोर्ट करता है। दूसरा कथन है कि IMFC का आकार और संरचना IMF के कार्यकारी बोर्ड के समान है। तीसरा है कि IMFC सर्वसम्मति से काम करता है, जिसमें इसके अध्यक्ष भी शामिल हैं। अब बताना है कि इनमें से कितने कथन गलत हैं। तो ये जो IMFC है यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, यह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय प्रणाली के पर्यवेक्षण और प्रबंधन पर IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सलाह देता है और रिपोर्ट देता है, जिसमें उन घटनाओं पर प्रतिक्रिया भी शामिल है जो प्रणाली को बाधित कर सकती है। तो पहला कथन जो है ये सत्य है। और अगर IMFC की हम बात करें तो इसके पास कोई औपचारिक निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, फिर भी यह व्यवहार में कोष के कार्य और नीतियों को रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए एक प्रमुख साधन बन गया है। इसके अलावा जो IMFC है इसका आकार और संरचना कार्यकारी बोर्ड के समान है। मतलब IMF के कार्यकारी बोर्ड के समान ही होता है। और इसमें यानी कि IMFC यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी में 24 सदस्य होते हैं, जो केंद्रीय बैंक के गवर्नर, मंत्री या फिर समकक्ष रैंक के अन्य अधिकारी होते हैं। तो दूसरा कथन भी जो है ये सत्य हो जाएगा। और जो तीसरा कथन है वह भी सत्य है, क्योंकि जो IMFC होता है असल में यह सर्वसम्मति से काम करता है, जिसमें इसके अध्यक्ष का चयन भी शामिल है। विश्व बैंक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं IMFC की बैठकों में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो डी हो जाएगा कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो सही विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 14 है कि G20 समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि G20 का कामकाज 2 ट्रैकों में विभाजित है, अर्थात वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। दूसरा कथन है कि शेरपा ट्रैक राजनीतिक भागीदारी, भ्रष्टाचार विरोधी, विकास और ऊर्जा जैसे व्यापक मुद्दों पर केंद्रित है। तीसरा कथन है कि IMF और विश्व बैंक G20 शिखर सम्मेलन के लिए स्थायी अतिथि आमंत्रित हैं। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल 1, केवल 2, तीनों या फिर कोई नहीं। तो देखिए, जो ये G20 है इसका कामकाज 2 ट्रैकों में विभाजित होता है, वित्त ट्रैक और
शेरपा ट्रैक। तो वित्त ट्रैक में क्या होता है, जो G20 के वित्त मंत्री होते हैं और केंद्रीय मंत्री और जो केंद्रीय बैंक गवर्नर हैं और उनके डिप्टीज के साथ सभी बैठकें शामिल होती है। साल भर में कई बार होने वाली बैठकों में वो मौद्रिक और राजकोषीय मुद्दे, वित्तीय विनियमन पर आदि पर ध्यान करते हैं वित्त ट्रैक में। ठीक है। शेरपा ट्रैक की बात करें तो यह राजनीतिक सहभागिता, भ्रष्टाचार विरोधी, विकास, ऊर्जा आदि जैसे व्यापक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रत्येक G20 का जो प्रतिनिधित्व होता है उसके शेरपा द्वारा किया जाता है, जो अपने अपने देश की नेता की ओर से योजना बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है। तो पहला कथन जो है सत्य है, दूसरा कथन ये भी सत्य है, और तीसरे कथन की बात करें तो असल में जो G20 के सदस्य होते हैं इनके काम को कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा समर्थन दिया जाता है, और ये ऐसे संगठन हैं जो इनके स्थायी अतिथि आमंत्रित होते हैं। इसमें जो एक वित्तीय स्थिरता बोर्ड है इसकी स्थापना तो की ही गई थी, तो ये भी इसके स्थायी आमंत्रित सदस्य रहेंगे, स्थायी आमंत्रित अतिथि रहेंगे। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ये G20 के हर बैठक में स्थायी आमंत्रित अतिथि होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ और जो वर्ल्ड बैंक है और विश्व व्यापार संगठन, ये भी इसके स्थायी आमंत्रित अतिथि हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे सी भी हो जाएगा कि तीसरा नंबर का, कि IMF और विश्व बैंक जो हैं ये G20 शिखर सम्मेलन के लिए स्थायी अतिथि आमंत्रित हैं। तो कुल 5-6 हैं, जिसमें एक FSB है यानी कि फिजिकल स्टेबिलिटी बोर्ड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन। ये जो हैं ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो कि G20 के स्थायी आमंत्रित अतिथि होते हैं। ठीक है। तो तीसरा कथन यहाँ पे ये भी सही है, तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे सी, कि ये तीनों कथन सत्य हैं। अब प्रश्न नंबर 15 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 15 है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF के कोटा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि किसी भी सदस्य देश का कोटा मोटे तौर पर विश्व अर्थव्यवस्था में उसकी सापेक्ष स्थिति को दर्शाता है। दूसरा है कि कोटे को विशेष आहरण अधिकार या स्पेशल ड्रॉविंग रिसीट के रूप में दर्शाया जाता है। तीसरा है कि कोटे में किसी भी परिवर्तन को कुल मतदान शक्ति के 2/3 बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए तथा किसी सदस्य के कोटे में उसकी सहमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। तो पहला कथन जो है कोटे के संबंध में कि विश्व अर्थव्यवस्था में उसकी सापेक्ष स्थिति को दर्शाता है, सत्य है। दूसरा कथन कि कोटे को विशेष आहरण अधिकार में दर्शाया जाता है, यह भी सत्य है। अब तीसरे कथन की अगर हम बात करें तो तीसरा कथन इसमें ऐसा है कि कोटा जो है किसी भी बदलाव को कुल मतदान शक्ति के 85% बहुमत से मंजूरी मिलता है उसके बाद ही, और किसी सदस्य के अपने कोटे को उसकी सहमति के बिना नहीं बदला जा सकता। तो आधा कथन सही है तीसरे का और आधा गलत है, यानी कि कुल मतदान शक्ति के 2/3 बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। 85% बहुमत से मंजूरी मिलना चाहिए, तब जाके ऐसा होगा। इसलिए तीसरा कथन गलत है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि केवल 2 कथन, यानी कि पहला और दूसरा सत्य है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 16 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 16 है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसियां खाद्यान्न प्रबंधन में शामिल हैं। विकल्प हैं राज्यों के नागरिक आपूर्ति विभाग, दूसरा है सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन, तीसरा है भारतीय खाद्य निगम, चौथा रेलवे, पांचवा है वेयर हाउस विकास विनियामक प्राधिकरण।
बताना है कि इनमें से कितने विकल्प सही हैं, केवल 2, केवल 3 या केवल 4 या सभी 5। देखिए आपको बताना है कि भारत में कौन सी एजेंसियां खाद्यान्न प्रबंधन, है ना, में शामिल हैं। अब खाद्यान्न प्रबंधन की अगर हम बात कर लें तो इसमें अनाज की प्रभावी खरीद करना, उनका भंडारण करना, परिवहन करना और उनका वितरण सुनिश्चित करना, ये सभी शामिल हैं। तो अब इसके लिए बहुत सारी एजेंसी चाहिए। तो राज्यों के नागरिक आपूर्ति विभाग ये भी चाहिए, सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन भी चाहिए, भारतीय खाद्य निगम भी चाहिए लोगों को खाद्य पहुंचाने के लिए, रेलवे भी चाहिए परिवहन के लिए, और वेयर हाउस विकास विनियामक प्राधिकरण भी चाहिए वेयर हाउस बनाने के लिए। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, ये सभी 5 सही हैं। अब राज्यों के नागरिक आपूर्ति विभाग की बात करें तो ये विभाग क्या है, जो पीडीएस के माध्यम से यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज के वितरण की देखरेख करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि जो खाद्यान्न है ये सब्सिडी दरों पर लाभार्थी जो हैं उन तक पहुँचे। इसके अलावा जो सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन या केंद्रीय भंडारण निगम की बात करें तो यह जो केंद्रीय भंडारण निगम है ये खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं के लिए वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं प्रदान करता है और साथ ही साथ उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा का भी ध्यान रखता है। भारतीय खाद्य निगम की अगर हम बात करें या एफसीआई की बात करें तो यह देश भर में खाद्यान्नों को खरीदने का, उनके भंडारण का और वितरण के लिए जिम्मेदार प्राथमिक एजेंसी है। यह बफर स्टॉक का प्रबंधन करता है और खाद्य सुरक्षा को निश्चित करता है। रेलवे की बात करें तो भारतीय रेलवे जो है खाद्यान्नों को खरीद केंद्रों से भंडारण सुविधाओं और राज्यों में वितरण बिंदुओं तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा वेयर हाउस विकास विनियामक प्राधिकरण की बात करें तो यह वेयर हाउसों का मानकीकरण और उनका विनियमन सुनिश्चित करता है, वैज्ञानिक भंडारण की सुविधा प्रदान करता है और फसल पश्चात हानि को कम होने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि ये सभी 5 कथन जो हैं सत्य हैं खाद्यान्न प्रबंधन के लिए। अब प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। कृषि अवसंरचना निधि यानी कि AIF, दूसरा एकीकृत बागवानी विकास मिशन, तीसरा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, चौथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। बताना है कि जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इनमें से कौन सी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। तो ये जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है इसके द्वारा कृषि अवसंरचना कोष या कृषि अवसंरचना निधि, कृषि विपणन अवसंरचना योजना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन और कृषि यंत्रीकरण उप मिशन शामिल है। तो 1 और 2 जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे, है ना, कि पहला और दूसरा जो है ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित की जाती है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल 2। जबकि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की अगर हम बात करें तो यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना, ये भी यानी कि 2 योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना है। इसके अलावा ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, असल में यह उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की योजना है, जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अधिनियम के तहत खाद्यान्न का आवंटन और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी कार्य उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय करता है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि
केवल दो, यानी कि पहला और दूसरा जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित की जाती है। अब प्रश्न नंबर 18 देखें अगर हम, तो प्रश्न नंबर 18 है कि केंद्रीय निर्गम मूल्य CIP वह मूल्य है जिस पर सरकार राज्यों को कुछ खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। दूसरा कथन है कि राज्य उचित मूल्य की दुकानों पर वसूले जाने वाले खुदरा मूल्य तय करते हैं। तीसरा कथन है कि भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य तय करता है। उपरोक्त कथनों में से कितने गलत हैं? तो पहला जो तीसरा कथन है ये देख लें कि भारतीय खाद्य निगम यानी FCI खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य तय करता है, यह गलत है, क्योंकि भारतीय खाद्य निगम जो है खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण के लिए जिम्मेदार है, लेकिन वह कोई मूल्य तय नहीं करता, बल्कि कृषि लागत और मूल्य आयोग इसकी अनुशंसा करता है और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जो है इन मूल्यों की सिफारिश करता है, जिसके पास उनको अंतिम रूप देने का अधिकार है। तो तीसरा कथन जो है गलत है। अब देखिए पहला कथन कि केंद्रीय निर्गम मूल्य वह मूल्य है जिस पर सरकार राज्यों को कुछ खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, तो यह सत्य है। यह ऐसी मूल्य है जिस पर केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी योजनाओं के तहत वितरण के लिए राज्य सरकारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। तो पहला कथन जो है ये सत्य है। दूसरा कथन है कि केंद्रीय राज्य उचित मूल्य की दुकानों पर वसूले जाने वाले खुदरा मूल्य तय करते हैं, तो ऐसा सत्य है ये, क्योंकि केंद्रीय निर्गम मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त करने के बाद जो है ये राज्य सरकारें उचित मूल्य की दुकानों पर वसूले जाने वाले खुदरा मूल्य का निर्धारण करती हैं। हालांकि यह आमतौर पर जो CIP है ये उसी के करीब या बराबर रहता है। तो पहला और दूसरा कथन सत्य है और हमको बताना है कि गलत कितने हैं, तो सिर्फ एक गलत है, कथन 3, तो सही विकल्प यहाँ पे B हो जाएगा, केवल 1। अब प्रश्न नंबर 19 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 19 है कि भारतीय कृषि के लिए व्यापार की शर्तें यानी कि टर्म ऑफ ट्रेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि भारतीय कृषि के लिए व्यापार की शर्तें कृषि वस्तुओं की कीमतों में गैर कृषि वस्तुओं और सेवाओं के सापेक्ष होने वाला उतार चढ़ाव है। दूसरा कथन है कि TOT की गणना अंतर्निहित मूल्य अपस्फीतिकर्ताओं का उपयोग करके की जा सकती है, जो वर्तमान मूल्यों पर GVA तथा स्थिर मूल्यों पर GVA का अनुपात है। और तीसरा कथन है कि पिछले दशक में भारतीय कृषि के लिए व्यापार की शर्तें काफ़ी कम हो गई हैं। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। लिखा है, देखिए पहला दूसरा छोड़िए, तीसरा देखिए कि पिछले दशक में भारतीय कृषि के लिए व्यापार की शर्तें काफ़ी कम हो गई है, तो ये तो थोड़ी मुश्किल लग रहा है, तो तीसरा कथन गलत है। ठीक है, और पहला देखें कि भारतीय कृषि के लिए व्यापार की शर्तें कृषि वस्तुओं की कीमतों में गैर कृषि वस्तुओं और सेवाओं के सापेक्ष होने वाला उतार चढ़ाव है। तो असल में जो राष्ट्रीय आय सांख्यिकी से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ये जो भारतीय कृषि है इसके लिए व्यापार की शर्तें जो हैं गैर कृषि वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में कृषि वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव में पिछले 1.5 दशक में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। ठीक है, तो पहला कथन जो है ये सत्य हो जाएगा और दूसरा कथन भी सत्य है। ठीक है, और तीसरा कथन गलत है। तो सही विकल्प यहाँ पे B हो जाएगा कि केवल 2 कथन जो हैं ये सत्य हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20वां प्रश्न और अंतिम भी है हमारा इस सेट का, कि भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। दूसरा कथन कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के परिचालन एवं बफर स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाए रखता है।
तीसरा, यह उपभोक्ताओं को विश्वसनीय मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए बाजार मूल्य को नियंत्रित करता है। चौथा, भारत में सभी खाद्यान्न खरीद कार्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए जाते हैं। तो पहला कथन कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एफसीआई है असल में ये उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन आने वाला एक वैधानिक निकाय है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के परिचालन और बफर स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाए रखता है, यह कथन सत्य है। तीसरा है कि यह उपभोक्ताओं को विश्वसनीय मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए बाजार मूल्य को नियंत्रित करता है, तो ये भी सत्य है। ठीक है। और चौथा है कि भारत में सभी खाद्यान्न खरीद कार्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। है ना, तो जी सभी खाद्यान्न खरीद कार्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा, तो ऐसा नहीं है। तो सही विकल्प जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। केवल दो कथन दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला और चौथा जो है ये गलत है, तो सही विकल्प बी हो जाएगा। और देखिए, जो खरीद प्रणाली का विकेंद्रीकरण है देश में सन 1997 में शुरू किया गया था, जहां राज्य जो है आपूर्ति श्रृंखला में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मतलब सभी खरीदारी जो है एफसीआई के द्वारा नहीं की जाती। कुछ जो खरीद हैं ये राज्य सहकारी एजेंसियां और अन्य राज्य स्तरीय वितरण एजेंसियां के द्वारा भी की जाती है। इसलिए चौथा कथन जो है ये गलत है और पहला कथन गलत है, क्योंकि जो एफसीआई है असल में उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन आने वाला एक वैधानिक निकाय है। ठीक, तो दूसरा तीसरा सत्य है, सही विकल्प बी। तो साथियों बस इस वीडियो में इतना ही, मतलब हमने जहाँ तक हो सका हमने अर्थव्यवस्था के और अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों को इसमें समाहित करने का प्रयास किया है, बाकी सेट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,